अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं हम। इसमें चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इसमें ना आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 आज के लेक्चर में हम रिलेटिव एटॉमिक मास स्टडी करेंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि एटम्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि एटम बहुत स्मॉल है, एटम के मैसेज भी बहुत स्मॉल है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम एक एटम या कुछ स्मॉल नंबर ऑफ़ एटम्स के मैसेज को मालूम कर सकें किसी तराजू की मदद से। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कि हम स्मॉल नंबर ऑफ़ एटम्स या एक एटम को वे कर सकें। तो इसमें फिर ये है कि अगर हम एटम्स के मैसेज मालूम करना चाहते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी एक है कि हम एटम्स के मैसेज किसी एक एटम के लिहाज से बाकी एटम्स के मैसेज ले लें, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी ना एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना ये एक बोर्ड मार्कर है, ये एक डस्टर है, ये बोर्ड है। तो इनके ना मैं रिलेटिव मैसेज लेना चाह रहा हूँ। तो इसमें सबसे लाइट वेट ये बोर्ड मार्कर है, इसका जितना भी मैस है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं कहूँगा कि इसका मैस जो है जितना भी है, ये डस्टर का मैस इससे 3 गुना ज़्यादा है। और ये जो हमारे पास बोर्ड है, वाइट बोर्ड का मैस, वो इस बोर्ड मार्कर के मैस से 50 गुना ज़्यादा है। तो इसका मैस जो है वो मैंने 1 कंसीडर कर लिया। इसका 3 गुना है इससे, तो इसका मैस 3 हो जाएगा और इसका मैस जो है 50 हो जाएगा। इसी तरह से हम रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब इसमें भी हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल जो है वो 118 एटम्स हैं। उनमें ना हम सबसे लाइट वेट एटम लेंगे ताकि बाकी एटम्स के मैसेज जो हैं वो उससे डबल या ट्रिपल या 6 गुना या 10 गुना या 50 गुना या 100 गुना इस तरह से हों। ऐसा ना हो कि एक एटम का जो मैस है दूसरे एटम का मैस जो है वो उससे 1 गुना नहीं बल्कि 1 गुना से कम ज़्यादा है, यानी 1 गुना ज़्यादा नहीं है, 1 गुना से थोड़ा कम ज़्यादा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये सोचा गया था कि हम हाइड्रोजन एटम को एज अ स्टैंडर्ड लें और हाइड्रोजन एटम के साथ कंपैरिजन करके बाकी सभी एटम्स के मैसेज निकाल लें, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ लाइटेस्ट एटम, सबसे लाइट वेट एटम हाइड्रोजन का एटम होता है। लेकिन ना हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड नहीं लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उस हाइड्रोजन गैस में मैसेज के लिहाज से 3 तरह के एटम्स होंगे। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड नहीं लेते। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते। अगर कोई एलिमेंट जिसके आइसोटोप्स हैं तो उसके आइसोटोप्स को हम सेपरेट करके किसी एक आइसोटोप्स के साथ बाकी सारे एटम्स के मैसेज का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए किसी भी एलिमेंट को एज अ स्टैंडर्ड लेने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास हमने मालूम करना है। तो किसके लिहाज से लेना है बाकी एटम्स का मास, जिसके लिहाज से बाकी एटम्स का मास लेना है ना, वो वाला एटम जो है उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे हमने बोर्ड मार्कर के लिहाज से डस्टर और वाइट बोर्ड का मास लिया, तो बोर्ड मार्कर जो है इसका मास जो है ये स्टैंडर्ड है, इसको हमने स्टैंडर्ड के तौर पे लिया। तो स्टैंडर्ड जो है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसके आइसोटोप्स या तो हों ही ना, अगर उसके आइसोटोप्स हैं भी तो वो सेपरेटेबल हों, इजीली सेपरेट हो सकें। दूसरी चीज़ कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो, पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट कर सके, लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशंस में रिएक्ट करे, हम उसके रिएक्शंस को इजीली कंट्रोल कर सकें। तो ये ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सारे एटम्स को जब देखा गया तो उसमें कार्बन जो है वो उसमें वो खसूसियात मौजूद हैं जो कि एक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। तो कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड ले लिया गया। स्टैंडर्ड हमने कौन सा लिया जी? कार्बन। अब देखें कार्बन के तो 3 तरह के एटम्स होते हैं मैस के लिहाज से, कार्बन 12, 13, 14। तो इसमें कार्बन में भी हमने C12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया, ठीक है ना। कार्बन का ये आइसोटोप जो है इसकी अबंडेंस ज़्यादा है। आइसोटोप
इसी चैप्टर में हमने आगे टॉपिक ये स्टडी करना है, ठीक है। अगर हम कार्बन को एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम एटम्स ऐसे होंगे जिनका मैस 12 होगा, कुछ का मैस 13, कुछ का 14 भी होगा, लेकिन हम सेपरेट कर सकते हैं 12 मैस वाले एटम्स को, तो इसको एज आ स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है। इसके लिहाज से बाकी एटम्स का मैस लिया गया है। अब देखिए कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में इससे कम मैस वाले काफ़ी सारे एटम्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये वाले काफ़ी सारे एटम्स हैं जो कि कार्बन से कम मैस वाले हैं। अगर हम कार्बन के मैस को 1 ले लें तो बाकी एटम्स के मैसेस जो हैं वो हमारे पास होल नंबर में नहीं बल्कि वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ उनकी आएंगी, तो वो हमें याद करना, उनका कंपैरिजन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने बाकी एटम्स के मैसेस मालूम किए कार्बन 12 के मैस से कंपैरिजन करके, लेकिन कार्बन 12 के मैस को हमने 1 कंसीडर नहीं किया। यानी हमने ये नहीं कहा कि ये वाला एटम जो है इसका मैस कार्बन से डबल है, कार्बन 12 से ट्रिपल है, कार्बन 12 से 5 गुना है, ये बात नहीं की, बल्कि हमने ये कहा कि कार्बन 12 का मैस है 12। जस्ट हम ये बात करते हैं कि अगर ये सपोज़ करें कि मेरे पास ना ये एक एटम है कार्बन का, वैसे तो कार्बन एटम बहुत स्मॉल होता है, लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि ये ना इतना बड़ा कार्बन एटम है मेरे पास, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा कि इसके साथ बाकी सारे एटम्स के मैसेज का कंपैरिजन कर लूँ कि बाकी एटम्स का मैस इससे डबल है, 1.5 गुना है, 5 गुना है, 50 गुना है, ये काम नहीं किया। मैंने कार्बन के मैस को 1 नहीं बल्कि 12 कंसीडर किया। इसका फ़ायदा क्या हो गया कि इसके कार्बन एटम का जो मैस है वो मैंने कंसीडर किया कि वो है 12 AMU, AMU एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। तो अब जब हम कार्बन के मैस को 12 कंसीडर कर लेंगे तो कार्बन के मैस के एक हिस्सा ये वाला जो है, ठीक है ना, कार्बन एटम का जो मैस है 12 है, तो कार्बन एटम के मैस का जो 12th पोर्शन है इसके साथ बाकी एटम्स के मैसेस का कंपैरिजन करेंगे, ना कि टोटल कार्बन एटम के मैस के साथ हम बाकी एटम्स के मैस का कंपैरिजन करें, क्योंकि उसमें हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएंगी। तो कार्बन 12 इस एटम का जो मैस है वो हमने 12 AMU सपोज कर लिया, तो इस के मैस का जो 12th पोर्शन है 1/12 जो है, कार्बन 12 के मैस का जो 1/12 पोर्शन ये वाला है, इसके साथ हमने बाकी एटम्स के मैसेस का कंपैरिजन किया है, ठीक है। अगर किसी एटम का मैस इसके बराबर आएगा तो उसका मैस 1 है, जैसे कि हाइड्रोजन का मैस जो है वो इसके बराबर आता है लगभग, तो वो 1.008 है, ठीक है। 1 नहीं होता है, लेकिन आइसोटोप्स की वजह से ये फ्रैक्शन में चला जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें हीलियम की तो उसका मैस 4 AMU है। हीलियम के एक एटम का मैस इस कार्बन 12 के मैस के 12th पोर्शन से 4 गुना ज़्यादा है। नाइट्रोजन एटम का मैस, नाइट्रोजन के एक एटम का मैस कार्बन 12 के मैस के इस 1/12 पोर्शन से 14 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है। सोडियम एटम का मैस 23 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है। इस तरह से हमने बाकी एटम्स के मैसेज निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है ना हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस की, वो क्या बनती है कि पहले हम कंसेप्चुअली देख लेते हैं कि किसी भी एटम का वो मैस जो कि कार्बन 12 के मैस के 12वें हिस्से के साथ कंपैरिजन करके निकाला जाए, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है। द मैस ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ मैस ऑफ कार्बन 12 इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मैस, ठीक है। हमारी बुक में इसको सिंपलीफाई कर दिया गया है थोड़ा सा, 9th की बुक में ये डेफिनेशन ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है। हमारी बुक में ये लिखा गया है कि द मैस ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मैस ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12 इज़ कॉल्ड एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मैस। यानी अगर हम कार्बन एटम के मैस को 12 सपोज कर लें तो उसके साथ कंपैरिजन करके हम किसी भी एटम का मैस निकालेंगे तो वो उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मैस होगा।